गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के दौरे पे गए। इसी मौके के ऊपर वो सोमनाथ टेम्पल गए। दोस्तों, हमने पिछले दिनों के अंदर सोमनाथ टेम्पल का भी डिस्कशन किया था, क्योंकि दरअसल में ना, जो आज से 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया था, उसके 1000 साल कंप्लीट हुए हैं। एंड इसी चीज को हम यहाँ पर आज के समय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो, कितनी बार कोशिश करी गई इस मंदिर को यहाँ पे हटाने की, पर ये जो मंदिर था ये सदियों से यहाँ पर खड़ा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है ना इस पर्टिकुलर टेम्पल की, बहुत ही शानदार देखने को मिलती है कि किस तरह से फंडामेंटलिस्ट इन्वेडर्स के सामने यहाँ पर जो गुजरात का ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये एक तरह से इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ रेजिलियंस। सिमिलरली प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स को प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि देखो, भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है, एंड आने वाले समय के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब दुनिया में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, भारत के अंदर काफ़ी सर्टनिटी देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, साथ ही साथ मिल्क के, वैक्सीन्स के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स के हम दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक समय होता था जब ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाता था, पर आज के टाइम के ऊपर भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज के समय भारत के पास यूथ भी है, प्लस एट द सेम टाइम डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ रही है। यूपीआई एक बहुत बड़े तौर के ऊपर इमर्ज हुआ है, और हमारा कंजम्पशन ऑफ डेटा दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो एक मौका है पूरी दुनिया के पास कि वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करे, भारत के युवाओं के अंदर इन्वेस्ट करें, और भारत की प्रगति का एक तरह से यहाँ पे पार्ट बन पाए। दोस्तों, डेट है आज की 12 जनवरी 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो नेशनल यूथ डे के रिगार्डिंग है। दोस्तों, 12 जनवरी है ना आज, तो हर साल हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के दिन को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और इस चीज को होस्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट, राइट। एंड इस बार की जो थीम है दैट इज इग्नाइट द सेल्फ, इग्नाइट द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दरअसल में जब इनका बर्थ हुआ तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, और ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे रामाकृष्ण परमहंस जी के, और ये इनके गुरु भी हैं। और इन्हीं के गुरुओं की टीचिंग्स को आगे लेके जाने के लिए इन्होंने रामाकृष्ण मठ जो है 1897 के अंदर एस्टेब्लिश किया, जहां पर इनकी जो फिलॉसफी है वो दुनिया भर के सामने यहाँ पर लेकर गए। इनफैक्ट ना, मैं अगर बात करूं स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी की, तो दरअसल में इन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुइज्म के बारे में बताया। पूरी दुनिया को जो हिंदुइज्म के बारे में गलत फहमियां थी, वो सारी गलत फहमियां इन्होंने यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करी। नहीं तो ना, ऐसा माना जाता था कि हिंदुइज्म में सिर्फ रिचुअल्स ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुइज्म बात करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, राइट। वो सारी बातें यहाँ पे इन्होंने दुनिया के सामने यहाँ पे रखी, और इस तरह से हिंदुइज्म को यहाँ पे इन्होंने रिवाइव किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनका जो नाम था ना विवेकानंद, ये 1893 के अंदर इन्होंने अडॉप्ट किया, जब महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी स्टेट ने इनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करी। पहले इनका नाम, मैंने बताया, इनका नाम डिफरेंट था। बाकी साथ ही साथ इनका वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर इंटरेस्ट था, हिस्ट्री, रिलीजन, इन सब चीज़ों के अंदर। और इन्होंने कुछ वर्क्स जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनके ऊपर बुक्स भी यहाँ पे लिखी हैं, और 1902 को इनकी यहाँ पे डेथ होती है। अब इनके ना देखो, मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनकी फिलॉसफी और इनके जो अलग अलग बातें थी उनके रिगार्डिंग ही है। देखो, सबसे पहले इन्होंने बात करी प्रैक्टिकल वेदांता की। इन्होंने बात करी कि जो रिलीजन होना चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, केवल रिचुअल में, कर्म कांडों में नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने ये बात भी बोली कि अगर हम एक इंसान की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक हार्मनी बनाने की कोशिश करी बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड द मटीरियल प्रोग्रेस। दुनिया भर के सामने एक नई फिलॉसफी, एक फिलॉसफी को प्रीच किया, नियो वेदांता की, जो हिंदुइज्म को वेस्टर्न लेंस से एक तरह से देखने की कोशिश करती थी। इन्होंने बात करी एजुकेशन की, कि एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एट द सेम टाइम जो 1893 के अंदर शिकागो के अंदर जो स्पीच दी ना, वो तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिल जाती है। वहां से हिंदुइज्म था जो अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ। प्लस इन्होंने बात करी वहां पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, इन्होंने बात करी रिलीजियस टॉलरेंस की, बात करी हार्मनी की। तो एक तरह से सबके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए,
उसको एस्टैब्लिश करने के अंदर इनका बहुत बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे रहा। इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था ना अभी रामाकृष्ण मिशन जो 1897 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया, उसका पर्पस भी सर्विस टू ह्यूमैनिटी ही था। इनकी जो बुक्स जैसे मैंने आपको बताया उनके माध्यम से भी इन्होंने वो सारी जो डिस्कशंस थी दुनिया के सामने लेकर गए। इनफैक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी यहाँ पे बुलाया है। बहुत सारी इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन भी लिंक्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामाकृष्ण मिशन, जैसे मैंने बताया 1897 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपने गुरु की जो टीचिंग्स हैं उनको आगे लेके जाने के लिए। सिमिलरली 1899 के अंदर बेलूर मठ एस्टेब्लिश होता है जहां पर ये एक निवास स्थान के तौर के ऊपर। इसके साथ साथ अद्वैत आश्रम बनाया जाता है उत्तराखंड मायावती में। यहाँ पर क्या था कि दुनिया भर के सामने जो भी बुक्स वगैरह होती हैं, तो बुक प्रिंटिंग का काम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम और अलग अलग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा वेदांता सोसाइटी जो थी वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई दुनिया भर के अंदर, यूएस और अलग अलग देशों के अंदर। एंड एक भारत सेवाश्रम संघ भी है। इसको समझना कि ये जो सेवाग्राम संघ है ना, ये दरअसल में इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि इन्होंने इनकरेज किया इसका फॉर्मेशन। डायरेक्टली इन्होंने क्रिएट नहीं किया, पर इनकी टीचिंग्स के साथ ही लिंक होते होते ये यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है भारत सेवाश्रम संघ। तो ये सारी बातें थी जिनकी वजह से हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हर साल नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कुछ समय पहले पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था। उन्होंने बयान ये दिया था कि देखो हर साल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों के ऊपर, और हर साल 1.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है हर साल रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। और उन्होंने ना पार्लियामेंट के अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हम फेल हो चुके हैं डेथ्स को रोकने के लिए। रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें कमी नहीं आई है। पर इन्होंने यहाँ पे काम भी किया उसके लिए। और एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी अब यहाँ की सरकार जो लेके आने वाली है वो है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो आजकल जैसे खासकर इस समय नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोहरा आपको देखने को मिलता है, गाड़ियों को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं कि सामने गाड़ी दिख ही नहीं रही। अब मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी लगी थी तो पीछे आई जा रही हैं, ठुके जा रही हैं गाड़ियाँ, इस तरह से होता रहता है, राइट। अब यहाँ पे सरकार ने ये सोचा है कि अगर हमारे पास ना एक व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो तो उसके माध्यम से क्या हो पाएगा, हम एक ना गाड़ियों के अंदर एक तरह से सिग्नल फिक्स हो जाएगा। वो बता पाएंगे कि एक गाड़ी हमारे बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, आगे से, पीछे से, साइड से, दोनों साइडों से। तो एक 360 डिग्री वाली एक रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी दरअसल में बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो कि 2026 के एंड तक हमारी गाड़ियों के अंदर यहाँ पे लगने लग जाएंगी। अब इससे क्या होगा, इससे एक तरह से एक्सीडेंट रुकेंगे, ड्राइवर अवेयर हो पाएगा कि हाँ यार मेरे पास एक बहुत ज़्यादा गाड़ी आ चुकी है, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सुरक्षित करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक तरह का ना अलर्ट सिस्टम होएगा। जैसे कई बार आप लोग गाड़ियों में देखते नहीं होते, आप कई बार बैक कर रहे होते हो, गाड़ी रिवर्स कर रहे होते हो, तो आपको पता लगने लग जाता है कि नहीं नहीं वहां पर एक देयर इज समथिंग, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या फिर सामने पीछे कोई गाड़ी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक हमने यहाँ पे एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें आपकी गाड़ी के अंदर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगेगा। उससे कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता रहेगा कि साथ में कोई बहुत पास में गाड़ी है या नहीं है। धुंध में इनफैक्ट ये तीसरी आंख के तौर के ऊपर ड्राइवर की काम करेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये काम कर कैसे रहा है। देखो एक्चुअली पता क्या होगा, आपकी जो कार होगी उस कार के अंदर एक छोटा सा डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। इसको डिवाइस भी कह सकते हो, एक छोटा सा सिम भी कह सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो सिम होगा ये दूसरे व्हीकल्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, इसीलिए नाम क्या है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे व्हीकल कम्युनिकेशन होगा, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की, कोई किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली जो कार में आपने छोटा सा डिवाइस आपने लगा देंगे वो डायरेक्टली करेगा। और ध्यान रखना ये 360 डिग्री है, मतलब लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से, कोई कहीं से भी आ रहा है आपको सुचेत कर देगा कि हाँ यार थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के चांसेस है, थोड़ा आप यहाँ पे सावधान हो जाइए। फिर सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट वार्निंग होती है, कई बार हमें नहीं दिखता, कुछ ऐसे हिडन हैजार्ड्स होते हैं, धुंध होती है, पुअर विजिबिलिटी होती है, वहां पर हो गया। और इसका ना देखो भी एग्जैक्ट कॉस्ट आया नहीं है, बट कहीं ना कहीं सरकार ने बोला इसको हम बहुत ही सस्ता रखने जा रहे हैं। लगभग 5,000 से 7,000 रुपया पर व्हीकल ही यहाँ पे कॉस्ट रहेगी। और जो नए व्हीकल्स आएंगे उनके ये अंदर ये इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी होगा।
तो इस तरह से जो सरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है वो फ्री स्पेक्ट्रम देगा, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन ये पॉसिबल हो पाएगा। इससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। हमारा जो आपका एक्सीडेंट वाला जो टेक्नोलॉजी थी, ADAS वाली जो टेक्नोलॉजी थी, उसके साथ यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। एंड साथ ही साथ जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ, एंड फ्यूचर के अंदर हमारे यहाँ पे जो हमारी मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बेहतर होगा, और आप एक तरह से बिना किसी दिक्कत के, बिना एक्सीडेंट्स के आप आने वाले समय में गाड़ियां चलाएंगे। तो होगा पता क्या, ये जो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा डेथ्स होती हैं, ये डेथ्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी आने वाले समय के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड इनफैक्ट हमारे नितिन गडकरी जी ने ये भी बोला कि दुनिया भर के अंदर बहुत ही कम देश है जिसके अंदर अभी ये टेक्नोलॉजी है, तो हम यहाँ पर इसको लागू करेंगे। सरकार का खर्चा लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, और ये 2026 के एंड तक ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर लागू हो जाएगी भारत के अंदर, ऐसा यहाँ पर हमारे सरकार का यहाँ पे कहना है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। देखो, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर पहले आप समझना, 2016 में ना दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया। इसका रीजन आप समझना, इसका रीजन ये है, सरकार ना देखो जो आपकी ड्रग्स होती हैं उस ड्रग्स को अकेले में नहीं देखती। मतलब ड्रग्स का देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको टेररिज्म के साथ देखने को मिलता है। वो कैसे सर? अरे भाई, ड्रग्स जो इलीगल ड्रग्स होती हैं उनका जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं फंडिंग रीरूट करके आपके टेररिज्म तक पहुंचाई जाती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग्स और आपका ऑर्गेनाइज क्राइम का। ठीक है, अब देखो सरकार क्या कह रही है कि भाई हमें इसको यहाँ पे खत्म करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है, और इसीलिए 3 साल का हमारा ये प्रोग्राम होगा। कब से कब तक? 2026 से लेकर 2029 तक हमारा ये 3 ईयर नेशनल एंटी ड्रग कैंपेन होगा। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, ये लॉन्च कब होगा? 31 मार्च 2026 के बाद। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग जानते होंगे ना कि सरकार ने एक डेडलाइन दे रखी है कि हमें यहाँ पे देश भर से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सलिज्म है, उसको उखाड़ फेंकना है। और हमने काफी अच्छा काम भी किया है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, अब तो ना के बराबर होने वाले हैं। अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, डेफिनेटली सरकार बोल रही है कि हम वो भी कर देंगे, नक्सलिज्म को देश से भगा देंगे। तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है। उसके बाद क्या करेंगे फिर? उसके बाद भाई हम यहाँ पे ड्रग फ्री बनाएंगे भारत को, और क्या। तो अगले 3 साल 2026 से लेकर 2029 हमारा ये मिशन रहने जा रहा है। एंड वो मिशन कौन देखेगा? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर्स का फायदा क्या है? इससे देखो अलग अलग आपकी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, आपकी सेंटर स्टेट्स के बीच में आराम से रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप जो भी नेटवर्क्स हैं उनके बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं। अच्छे से इन्फोर्समेंट, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है। एंड इसके माध्यम से, और इसको हेड कौन करते हैं? आपके यूनियन होम सेक्रेटरी। इसमें ना ऐसे 4 लेवल आपका है, 4 लेवल है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे यूनियन होम सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे, उसके नीचे मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर आपके स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट लेवल के ऊपर आपके चीफ सेक्रेटरी इनको हेड करते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके जो डीएम्स होते हैं वो यहाँ पे इसको हेड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपस में जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा शेयर करना होता है वो आराम से यहाँ पे शेयर हो जाता है। तो इस बार यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि हम ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से इसको खत्म करेंगे अपने जो ड्रग मेनेंस को देश से। अब सरकार ने ये भी बोला कि अपने आप में ड्रग ट्रैफिकिंग ना नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मत देखो, इससे तो हमारे देश के ऊपर खतरा आता है, एंड इसीलिए यहाँ पे इसका काम इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके माध्यम से, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से बहुत सारे इनिशिएटिव सपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मानस, दैट इज मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है। तो आप जानकारी दे सकते हैं, इस तरह की कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। निदान है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स पोर्टल, जो भी ये काम करते हैं उनका एक डेटाबेस प्रॉपर सरकार मेंटेन करती है। फिर मिशन स्पंदन हो गया, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप अगेंस्ट नार्को ड्रग अब्यूज नेशन वाइड। तो ये बहुत सारे काम अलग अलग किए जाते हैं ताकि जो ड्रग के रिगार्डिंग इश्यूज हैं उनको यहाँ पे खत्म किया जा पाए। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज जहनपुरा स्तूपास। देखो, अगर हम बात करते हैं ना आपके कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर भी आपको काफी सारे स्तूपास आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने ना जब अपना बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा बुद्धिज्म के अंदर कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे थे जिन्होंने बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किया कश्मीर वाले रीजन में। आप नाम जानते हो उनका? उनका नाम है कनिष्क, राइट। और खासकर अगर मैं बात करूं ना कि कौन सा टाइप ऑफ बुद्धिज्म है, ये आपको महायान बुद्धिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि जो आपके कुछ एरियाज हैं जैसे सेंट्रल एशिया, चाइना, यहाँ पर आपको मेजरली महायान बुद्धिज्म ही देखने को मिलता है। तो उसका भी रूट्स ना जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं कश्मीर से होते हुए उन एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है। अब हमें पता क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जहानपुरा करके एक प्लेस है इन नॉर्थ कश्मीर,
यहाँ पर हमें कुषाण समय के स्तूपास मिले हैं और ये स्तूपास कुछ इस तरह के हैं। देखो ये ना आपको जैसे टीले नहीं होते ऐसे, मतलब थोड़े से प्लेट्यू टाइप्स हो, हल्के से हो गए, ठीक है, तो उस तरह के आपको टीले यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो हमने नोटिस किया कि ये तो भाई ये तो आपके बुद्धिज्म के स्तूपास हैं, ठीक है, और इनको आज नहीं बनाया गया, इनको बनाया गया दोस्तों लगभग 2000 साल पहले। तो कहीं ना कहीं उस समय जैसे कनिष्क या और रूलर्स थे कहीं ना कहीं कुषाण समय के अंदर, वही इरा के आपको यहाँ पे आपके स्तूपास देखने को मिल जाते हैं। तो स्तूपास थोड़े प्लेट्यू लाइक स्तूपास हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया एक तरह से मैन मेड है, एंड ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कश्मीर के अंदर जितने बड़े जहानपुरा में देखने को मिलते हैं उतने कश्मीर में और कहीं नहीं देखने को मिलते। लगभग ना 10 एकड़ के अंदर इस तरह से ये पूरा जो आपका जहानपुरा साइट है, एक बुद्धिस्ट साइट जो है वो देखने को मिलती है काफी बड़े स्तर के ऊपर, और इसकी मैपिंग करी गई ड्रोन्स के माध्यम से, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमने यहाँ पे देखा, ठीक है ना, जैसा हमें देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें थी यहाँ पे, एंड उस बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे ये जहानपुरा स्तूपास को हमने यहाँ पे एक्सकवेट किया है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धिज्म साइट्स के बारे में जानकारी है वो और बढ़ पाएगी, किस तरह से कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था आपका बुद्धिज्म का, उसके बारे में हम यहाँ पे और चीजें जान पाएंगे। अगला टॉपिक हमारे सामने है डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ना एक प्लान लॉन्च किया है, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, एट द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी असम। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप लोग जानते होंगे ना कि टेक्सटाइल्स भारत देश में कई कई जगह बनाई जाती हैं। अब कुछ तो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट उतना अच्छा नहीं कर रहे। तो हमने पता क्या है डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर यहाँ पे प्लान बनाया है, और एक्चुअली प्लान भी दो तरह से है, आप इसको समझना। एक है 100 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स और एक है 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कहने का मतलब देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां ऑलरेडी सिचुएशन काफी बढ़िया है, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े पिछड़ गए हैं, उनको हम बोल रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जिन जो तो है चैंपियन डिस्ट्रिक्ट जहां पर ऑलरेडी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, एमएसएमई इकोसिस्टम अच्छा है, वर्कफोर्स अच्छी है, तो हम बोलेंगे भाई आप एक काम करो, आपके लिए जो हम प्लान बना रहे हैं ना उसमें पता क्या होगा, आपके यहाँ पे हम इंडस्ट्री 4.0 लगाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए आपको और फायदा हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आपको कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर के ऊपर अपग्रेड करेंगे, ताकि आप पता क्या करो, चैंपियन डिस्ट्रिक्ट आप एक काम करो, आप दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करो, वहां से हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉरेक्स रिजर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये फोकस होगा चैंपियन डिस्ट्रिक्ट का। जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रहे हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट जो अच्छा कर रहे हैं, उनका ध्यान दिलवाओ कि भाई अब दुनिया में बेचो, जाके जाके आप यहाँ पे यूएसए को एक्सपोर्ट करो और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करो। सर उनका क्या, जो डिस्ट्रिक्ट पिछड़ गए हैं, देखो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़ गए हैं जहाँ एक्सपोर्ट अच्छा नहीं है, एमएसएमई परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पर सबसे पहले तो भाई उनकी बेसिक स्किलिंग करो, उनको सर्टिफिकेशन दो, रॉ मटेरियल बैंक्स वहां पे क्रिएट करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से छोटी छोटी एंटरप्राइज वहां पे लगाओ, ताकि वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। तो हमने ना डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे प्लान बदल दिए हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अच्छा कर रहे हैं उनका ध्यान एक्सपोर्ट के ऊपर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़ गए हैं उनको पहले आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पे कोशिश करो। दैट इज द होल फोकस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसमिशन प्लान। बाकी हमारा खास फोकस ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर रहेगा। आप लोगों ने पूर्वोदय के नाम का सुना होगा, मोस्टली स्टील के रिगार्डिंग था, पर इन जिला पूर्वोदय कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो बाकी चीजों की बात करती है कि इन सब एरियाज का डेवलपमेंट कैसे होना है। तो फोकस यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, वहाँ एमएसएमईज कैसी हैं, एंड अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको देखेगा अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये दो जो हमने डिविजन्स की है ना इनटू चैंपियन डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये बात आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अप्रोच रखते हुए हम यहाँ पे इनको टेक्सटाइल में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस 2026। देखो इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है, हर साल 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखो एक चीज सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला भले ही हर साल है, पर इस बात को थोड़ी सच्चाई इसमें नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखो होता पता क्या है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो उस दिन को याद करने के लिए हम यहाँ पे हर साल सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और एलएम सिंघवी जी के अंतर्गत जो एक हाई लेवल कमेटी थी ऑन इंडियन डायस्पोरा, उसने रिकमेंड किया था, उसकी रिकमेंडेशंस को हमने माना, और 2003 ऑनवर्ड्स हमने हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब ये काम ऐसे ही चलता रहा, पर ध्यान से सुनना, 2015 ऑनवर्ड्स क्या होता है,
प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अब हर साल नहीं होता, अब ये 2 साल में एक बार होता है। मैंने आपको बोला था ना, अब हर साल नहीं होता, प्लीज सुनना इसको। होता पता क्या है, ये 2-2 साल बाद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली बार हुआ था 2025 में। 2025 में जब हुआ ना, तो वो उड़ीसा के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर किया गया। अब 2025 के बाद कब होगा, 2027 में। अब सवाल आता है कि सर क्या इस साल नहीं हुआ क्या? देखो इस साल है 2026, 2026 में होता है छोटा प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब छोटा इन द सेंस कि उसको छोटे स्केल के ऊपर किया जाता है। हमारी जो अलग अलग एम्बेसीज हैं, हमारी जो अलग अलग कंसुलेट्स हैं, वहां पर हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर इट इज नॉट लाइक अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है 2 साल बाद, 2025 में हुआ, 2027 में हुआ। तो एक्चुअली ना इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल ईयर। ठीक है, कन्वेंशन ईयर का मतलब जैसे 2025 और 2027 क्या है, कन्वेंशन ईयर, तब तो होगा बड़े स्तर के ऊपर। पर 2026 जैसे नॉन कन्वेंशन ईयर है, ये छोटे स्केल के ऊपर होगा, छोटी कुछ सेरेमनीज होंगी, पर ऐसे कोई बहुत बड़े स्तर के ऊपर इवेंट, ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे नहीं होता है। तो कोई आपसे पूछे अब हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आंसर इज अब प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। आता हर साल है, आता हर साल है, पर सेलिब्रेट इसको अब 2 साल के बाद करते हैं। तो जो भी हमारे कुछ अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने डायस्पोरा ने अच्छा काम किया होता है, उनको हम अवार्ड वगैरह देते हैं, राइट। एंड इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे पूरा का पूरा ये काम करती है। और इनफैक्ट ना आप नोटिस करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी इंडियन डायस्पोरा। फॉर एग्जाम्पल पहले तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में है, आप लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट है। 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हमें इस साल हमने यहाँ पे रिसीव किए इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस। हमारे जो दोस्त, हमारे रिश्तेदार गए हैं, वो अपने घर पैसा भेजते हैं। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं डायस्पोरा के, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप नोटिस करना, भारत का कल्चर दुनिया के सामने लेके जाते हैं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे इंडोनेशिया के अंदर रामलीला होती है, दिवाली सेलिब्रेशन होती है यूके पार्लियामेंट के अंदर, दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के जो आपके डायस्पोरा हैं, यही तो मतलब वहां पे लेके जा रहे हैं ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूनेस्को ने योगा को इंक्लूड किया। बाकी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्ट्स एंड लिटरेचर के अंदर भी सलमान रश्दी है, ये भारत के नाम को बहुत आगे लेके गए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, जब यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई 2008 के अंदर, तो उसमें भी डायस्पोरा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और कमला हैरिस जी, ऋषि सुनाक हो गया, एंटोनियो कोस्टा पोर्टुगल, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है वहाँ का, कोई वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहा है। तो भारत के इंटरेस्ट को वहां पे रखने की इन्होंने हमेशा यहाँ पे कोशिश करी है। हालांकि थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी आप उठा सकते हो, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दोस थिंग्स। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, तो भारत को बात आगे लेके जाने में बहुत मदद करते हैं। भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस यूके यूएसए में काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, फिलैंथ्रोफी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। भारत के बहुत सारे सीईओज हैं, जैसे सुंदर पिचई जी, इंदिरा नूई जी पेप्सिको की हैं, ठीक है ना। तो भारत की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी हुई है बिकॉज ऑफ अवर डायस्पोरा। सिमिलरली कोविड-19 पैंडेमिक के समय के ऊपर भारत ओरिजिन की कम्युनिटीज ने बहुत सारी मदद भारत देश में भेजी, अपने दोस्तों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। तो इस तरह से बहुत सारा काम हमारे ये जो आपके डायस्पोरा है वो करते हैं। इनफैक्ट आज के समय आप नोटिस कर पाओगे ना, यूएसए में लगभग 54 लाख, 5.5 मिलियन के आसपास जो भारतीय डायस्पोरा के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएई के अंदर 3.5 मिलियन के आसपास, सऊदी अरेबिया के अंदर 2.5 मिलियन के आसपास। और सब लोग बहुत अच्छे स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं भारत का दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ा डायस्पोरा है 35 मिलियन के आसपास का, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग भारत के दूसरे देशों में रहते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। इनफैक्ट मोदी जी इनको इनफॉर्मल एम्बेसडर्स के तौर के ऊपर भी जानते हैं, जो भारत की आवाज को दुनिया के सामने तक लेके जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर कई बार ना इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम इसको मिस कर जाते हैं। इनफैक्ट दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पर पॉइंट वही है कि आपको चीजें कितनी ज्यादा याद हैं, कितना ज्यादा आप एग्जाम के टाइम के ऊपर चीजें रिकॉल कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले दिनों में होमवर्क दिया था, एक था कि ऐसा कौन सा फीचर है जो अपने आप में फेडरल है। देखो अगर हम बात करते हैं ना भारतीय संविधान की, तो भारत का संविधान बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि सर भारत का संविधान है तो फेडरल, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका यूनिटरी बायस भी है। तो एक्चुअली भारत के संविधान में कुछ आपको फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ आपको यूनिटरी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से हम कई बार इसको क्वासी फेडरल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फेडरल फीचर्स में क्या क्या आ जाता है? देखो फॉर एग्जांपल एक तो है हमारी पावर की डिवीजन। आप लोग जानते होंगे कि हमने यहाँ पे 7th शेड्यूल के अंतर्गत हमने डिवाइड कर रखा है यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट्स की अलग अपनी अथॉरिटी है, सेंटर की अपनी अथॉरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल फीचर हुआ। फिर सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, प्लस एट द सेम टाइम हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी। तो कहीं ना कहीं यही कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव होती है। इसके अलावा हमारा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, राइट, वो भी इंश्योर करता है कि एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करे। फिर सिमिलरली हमें बाइक कैमरलिज्म देखने को मिलता है, जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेट्स की बात को यहाँ पे आगे रखती है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है वो भी एक तरह से फेडरल फीचर ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट्स की आवाज यहाँ पे हमारी बुलंद रहती है। बाकी ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स की, तो आप लोग जानते होंगे कि यूनिटरी फीचर्स के अंदर क्या आता है, हमारी सेंट्रल स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर स्ट्रांग सेंटर होगा तो कहीं ना कहीं जैसे उसमें देखने को मिलेगा, इवन आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट, और रेजिड्यू पावर्स भी सेंटर के पास ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि जब हम बात करें यूएसए की, वहां पे सेंटर के लिए अलग है, स्टेट्स के लिए अलग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। हम भारत के नागरिक हैं, कोई पंजाब के, कोई मणिपुर के नागरिक थोड़ी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये एक यूनिटरी फीचर होता है। फिर जुडिशरी इंटीग्रेटेड, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें थे ना इंडिपेंडेंट की, वो एक फेडरल फीचर होता है, पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी की एक ही जुडिशियल सिस्टम है पूरे देश का, वो एक यूनिटरी फीचर है। फिर ऑल इंडिया सर्विस, जो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस है, ये सेंटर और स्टेट्स दोनों को सर्व करते हैं, पर कंट्रोल सेंटर करता है। फिर आपकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस होती हैं, ये भी अपने आप में क्या है, आपकी यूनिटरी फीचर ही है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी सारे अपने हैं। पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि नई स्टेट्स को वो क्रिएट कर सकता है, स्टेट बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है। ये सारे यूनिटरी फीचर्स ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको इन बातों का पता होगा तो फेडरल एंड करेक्टर के अंदर आप क्लियरली बता पाओगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के दिमाग में आ भी सकता है कंफ्यूजन के तौर के ऊपर कि सर इसका आंसर डी क्यों नहीं है, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देखो बात सही है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत, तो पर क्या ये अपने आप में फेडरल फीचर है? नहीं, इट इज सिंपली अ फीचर, इट इज सिंपली अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बस। इसका फेडरलिज्म के साथ लिंक नहीं है। ये तो आपके लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, इसका फेडरलिज्म के साथ कोई लिंक नहीं है। सिमिलरली यूनियन कैबिनेट के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, पर इसका फेडरलिज्म के साथ कि इंडिया का फेडरल नेचर एस्टेब्लिश हो जाएगा, नहीं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा। इसके अलावा अगर मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ दिस 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 एंड दिस। देखो यहां पर ना सारा खेल बस एक वर्ड का है, वो है डिफाइंस का। अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू देखे हैं ना, तो यूपीएससी ने कई बार ये डिफाइन वर्ड के साथ खेलने की कोशिश करी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक बार माइनॉरिटी की डिफाइन के बारे में उसने बोल दिया था, और भी चीजें पूछी गई हैं। देखो संविधान के अंदर कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको नहीं देखने को मिलती। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये तो एक जुडिशियल इनोवेशन है, ना ही ये डिफाइंड है, ना ही इनफैक्ट मतलब बाकी चीजें हैं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो डिफाइन की वजह से स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड्स फॉर, यहाँ पर बात की है इसने प्रोवाइड्स फॉर, हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है कि हाँ इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी हमारे आइडियल्स हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हैं, उनको हमें सेफ गार्ड करना होगा, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिफाइंस वाली बात होती है ना, ये बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ा करो, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा ठीक था, सो दैट इज वाई टू ओनली इज द राइट आंसर। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड लास्ट डे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक था संपन्न पोर्टल के रिगार्डिंग। देखो संपन्न पोर्टल था विद रिगार्ड्स टू पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। इसका आपका टैक्स असेसमेंट के साथ लिंक नहीं था, इसका जो टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स है उनके साथ लिंक था। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सूडान की बात करें दोस्तों, सूडान की जो कोस्ट लाइन है वो रेड सी के साथ टच होती है, ना कि आपकी अरेबियन सी के साथ। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु केरला कर्नाटका में स्पैन क्रॉस करता है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। माधव गाडगिल जी की बात करें दोस्तों, सुंदरबंस नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के लिए उन्होंने काम किया, तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।